हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो नंबर थ्योरी में ये जो थ्योरम्स हैं, लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेट थ्योरम किया और उसका एप्लीकेशन भी मैंने बताया कि जनरली वो यूज करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। हालांकि जितनी भी थ्योरम्स आप करेंगे, अभी इस वीडियो में हम आइलर थ्योरम करने जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में विल्सन थ्योरम करेंगे। ये जो भी थ्योरम्स है ना, वो रिमाइंडर ही बताते हैं। रीजन क्या है, मैं आपको सिंपल सा पहले एक लॉजिक बता देता हूं कि कोई भी थ्योरम, ये तीनों थ्योरम में देखेंगे, अगर मैं लिखता हूं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं a को इस n से डिवाइड करूंगा ना, तो रिमाइंडर जो आता है वही क्या होता है b। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग यही है। अगर डिफिनीशन से आप जाएं तो यही होता था ना कि n डिवाइड करता था a माइनस b को ना। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n इफ एंड ओनली, जो डिफिनीशन था n डिवाइड्स a माइनस b, यही ना। तो इसका दूसरा जो कॉन्सेप्चुअली आपको जाना है कि अगर ऐसे मैं लिखता हूं, दैट मीन्स क्या हुआ कि a को अगर n से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, b आएगा। समझ में आ गया। तो फॉर्मेट थ्योरम भी क्या कर रहा था, वो भी कॉन्ग्रुएंट टाइप का था, तो वो भी क्या करता था, रिमाइंडर बताएगा। अगर इस फॉर्म में है तो रिमाइंडर इस तरह का, वहां पे हमने देखा था। आइलर थ्योरम भी उसी तरह से स्टेटमेंट है, यहां पे भी रिमाइंडर आएगा। बट आपको पहचानना है कि कब कहां पे कौन सा थ्योरम लगाना है, क्योंकि हर एक थ्योरम में थोड़ा अलग अलग स्टेटमेंट आप देखेंगे, स्लाइड चेंज होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। आइलर जो फाई फंक्शन था हमने देखा, तो उसी को यूज करके आइलर थ्योरम है। तो इस वीडियो में हम आइलर थ्योरम, इस पे एग्जाम्पल और इसका जो एप्लीकेशन हो सकता है, जो कि नेट और गेट में आप देखें 2010 से लेके 16 तक के क्वेश्चंस को देखें, तो आइलर थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है विल्सन थ्योरम, उस पे भी गेट में क्वेश्चंस कई बार बने हैं। एनीवेज, मैं इधर इस पे फोकस करना चाहता हूं, अब आइलर थ्योरम के स्टेटमेंट पे। तो कॉन्ग्रुएंट रिलेशन का जो मतलब है, मीनिंग है, वो आपको मैं बता पाया होगा कि अगर ऐसे लिखता हूं इसका मतलब क्या है। डिफिनीशन से ये होता है, इसका मतलब ही यही है कि अगर a को मैं n से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, अब चलिए, तो आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले इसको समझते हैं। क्या बोलता है इसमें, जैसे फॉर्मेट थ्योरम में एक प्राइम लेना था ना, यहां पे प्राइम लेना जरूरी नहीं है। क्या है समझिएगा, यहां पे एक नेचुरल नंबर लेना है n। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और एक इंटीजर लेना है आपको a। a जो है मेरा एक इंटीजर है, तो n नेचुरल नंबर, a इंटीजर, सच दैट ये दोनों जो नंबर्स है ना, ये रिलेटिवली को प्राइम्स है। रिलेटिवली को प्राइम्स का मतलब क्या होता है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब जीसीडी जो है वो 1 आ जाए। तो अगर दो नंबर्स का जीसीडी 1 आता है, तभी तो हम बोलते थे ना कि वो रिलेटिवली को प्राइम्स है। तो मैं रिलेटिवली को प्राइम्स बोलूं या बोलूं कि जीसीडी 1 है, मतलब सेम है। तो ये दोनों रिलेटिवली को प्राइम्स है, दैट मीन्स इनका जीसीडी 1 है। तो आइलर थ्योरम क्या बोलता है कि उस केस में a रेज टू द पावर फाई n, अब ये फाई n वही है आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू नेचुरल नंबर n पे। ठीक है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n, ये है इसका स्टेटमेंट। समझ में आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो स्टेटमेंट है, आप लिख लेंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अगर सोचें तो क्या है कि a रेज टू द पावर फाई n को अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग तो यही हुआ। ठीक है ना। इसी को दूसरे तरीके से आप देखेंगे कुछ और बुक्स में, तो ऐसे लिखते हैं, जैसे रिमाइंडर मेरा 1 आएगा तो ऐसे लिख देते हैं a रेज टू द पावर फाई n मॉडुलो n। इसका मतलब ये होता है कि मैं n से डिवाइड कर रहा हूं इस क्वांटिटी को, तो ऑब्वियस ही बात है, जब डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही मुझे निकालना है। तो समटाइम्स अगर बोले कि रिमाइंडर निकालो, उसको ऐसे भी अगर लिखा मिल जाए, इसका मतलब यही है कि मैं a रेज टू द पावर फाई n को डिवाइड कर रहा हूं n से और रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, आइलर थ्योरम समझ में आ गया। तो एक नेचुरल नंबर, एक इंटीजर, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम्स होंगी, तो जो नेचुरल नंबर है उसका आइलर फाई फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, तो a रेज टू द पावर फाई n
इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। इसका मतलब यही हुआ कि a रेज टू द पावर 5n को अगर n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। आपके नोट्स के लिए मैंने यहां पे ये स्टेटमेंट लिख दिया है कि इफ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि n एक नेचुरल नंबर है, a एक इंटीजर है, सच दैट ये दोनों रिलेटिवली को-प्राइम्स है, मतलब जीसीडी 1 है, देन a रेज टू द पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। इसका मतलब यही हुआ कि इसको अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर? चलिए, अब आइलर्स थ्योरम का जो एप्लीकेशन है, जैसे इस तरह से एग्जांपल आपके एग्जाम में आ सकता है। अब अल्टीमेट मैंने बोला जहां कॉन्ग्रुएंट आ गया तो रिमाइंडर हमेशा अगर पूछे तो रिमाइंडर अगर पूछे तो आपको चेक करना है कि मैं फर्मेट थ्योरम लगा सकता हूं कि आइलर थ्योरम लगा सकता हूं, आगे करेंगे विल्सन थ्योरम वो लगा सकता हूं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में नंबर्स कैसे हैं। एनीवेज, अब यहां पे मैं आता हूं। क्या बोला है? व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज टू द पावर 40 इज डिवाइडेड बाय 100। 100 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 रेज टू द पावर 40 को तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप कोशिश करेंगे क्या ये फर्मेट थ्योरम यहां पे लगा सकता हूं। फर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट आपने लास्ट वीडियो में और उसका एग्जांपल भी आपने बहुत डिटेल में देखा है। ठीक, चलिए मैं यहां पे, तो देखिए यहां पे आसान क्या होगा, आप आइलर थ्योरम, ये जो है आइलर थ्योरम का एप्लीकेशन होगा। कैसे? मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, मैं ऑब्जर्व करूंगा जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो यहां आइलर थ्योरम में जो मॉडुलो है ना वो होगा। किससे डिवाइड करें? 100 से। तो यहां पे 100 जो है मेरा n की वैल्यू हो गई। अब यहां पे आप देखेंगे ना कि a रेज की पावर समथिंग था ना, ये देखिए, तो मैं यहां पे जो मेरा a है वो क्या है? 7। लकीली ये प्राइम नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और यहां से मैं ये भी देख रहा हूं कि ये दोनों जो है रिलेटिवली को प्राइम से, इनका जीसीडी 1 है। ठीक है, तो मैं आइलर थ्योरम लगा सकता हूं। सो देन बाय आइलर्स थ्योरम, क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे है। a रेज टू द पावर मतलब 7 रेज टू द पावर 5n, n मतलब 100 यहां पे है। दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n। n यहां पे क्या है? 100। स्टेटमेंट भी यहां पे है, उसे आप लिंक कर लीजिए। ठीक, अब 500 की वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाला हूं, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में दिया है वही होता है, 40 होता है। कैसे? एक बार फिर मैं आपको निकलवा रहा हूं। 100 को मैं दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। 100 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, चलिए वही मेथड आप यूज करिए। तो 100 को 25 इंटू 4 होता है ना, तो 4 इंटू 25 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो 500 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब यहां से आते हैं। सो 500 दिस इज इक्वल टू क्या था? याद करिए, n मैं लिख देता हूं 1 माइनस 1 अपॉन P1, फिर यहां पे 1 माइनस 1 अपॉन P2, दो ही प्राइम्स है ना, देखिए। तो इसको अगर निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा? n मेरा 100 है, प्राइम पहली क्या है? 2, तो 1 माइनस 1 बाई 2। दूसरी प्राइम क्या है? 5, तो 1 माइनस 1 बाई 5। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 और यहां से 4 बाई, ये 5 है, 4 बाई 5। तो ये कैंसिल होगा, 10 जाएगा, 10 और इंटू 4 ये आप कैलकुलेट करेंगे 40 आता है। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, निकाला हूं जब आइलर नंबर निकाल रहा था वहां पे। तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 500 की वैल्यू 40। तो 7 रेज टू द पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। अब इसका दूसरा इंप्लीकेशन क्या है? वही जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर ये क्वांटिटी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100, मतलब क्या हुआ कि 7 रेज टू द पावर 40 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो आपका आंसर सीधा यहां पे हो जाएगा, रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर इज 1। ठीक है, रिमाइंडर मेरा 1 हो। क्लियर? चलिए, तो ये था आइलर थ्योरम, उसका स्टेटमेंट और उसका देखिए एप्लीकेशन कैसे हमने इसको अप्लाई किया।
अब आइलर थ्योरम यहीं पे नहीं रुकता, इसका एप्लीकेशन जबरदस्त है। मैंने आपको पहले भी बोला कि नेट में भर भर के क्वेश्चंस पूछे हैं। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या होता है, वो यहां पे अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 81। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में भी आइलर थ्योरम लगता है। अब लॉजिक जरा समझ लीजिए, यहां पे कॉन्सेप्ट यहां पे समझिए जरा। एक कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपसे बोलता हूं, कोई भी पूछता है, कोई भी नंबर दे के आपसे बोले कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट, जैसे मैं बोलूं 16, तो बोलूंगा कि 16 का यूनिट डिजिट बताओ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 6। तो ये कहां से आ रहा है? तो लॉजिक समझिए, जब भी आपसे पूछता है ना कि यूनिट डिजिट बताओ, दैट मीन्स हम 10 से डिवाइड करते हैं उस नंबर को, और जो रिमाइंडर आएगा तो 1 टाइम्स आता है, रिमाइंडर मेरा 6 आ गया, ये मेरा रिमाइंडर है, मेरा आंसर हो गया रिमाइंडर 6। क्लियर? तो जब भी पूछे आपसे यूनिट डिजिट, तो आप 10 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा। अब 10 से डिवाइड करते हैं तो इसी को हम क्या लिखते हैं, जो नंबर थ्योरी में 16 मॉडुलो 10। इसका मतलब यही हुआ कि 10 से डिवाइड करिए 16 को, जो रिमाइंडर आएगा वही यूनिट प्लेस होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, 111 फॉर एग्जांपल, मैं बोलूं इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर ये 1 होगा। कैसे हो रहा है? आप इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात करके देखिएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। मैं कर दूं 10 1 जा 10, ये 1 1, फिर 10 1 जा 10 यहाँ पे, तो रिमाइंडर 1। तो देखिए रिमाइंडर 1 आया, तो यूनिट प्लेस भी 1। तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब भी आपसे यूनिट डिजिट पूछे किसी भी नंबर को देके, तो आपको करना क्या है, 10 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकाल लेना है। सेम अगर आपसे पूछे कि लास्ट 2 डिजिट निकालो, लास्ट 2 डिजिट निकालो, तो आप करेंगे क्या, जैसे यही ले लीजिए 1 1 1। तो अगर लास्ट 2 डिजिट पूछे तो 100 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स गया, देखिए रिमाइंडर मेरा 11 आया। तो इस 110 का लास्ट 2 डिजिट क्या है, देखिए 11, वही तो है। तो जब लास्ट 2 डिजिट पूछे, 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। दैट मीन्स जो नंबर दिया है उसका मॉडुलो 100। लास्ट 3 डिजिट पूछे, 100 से लास्ट 3 डिजिट पूछे तो 1000 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर। अब समझ में आ गया? तो यूनिट प्लेस पूछे, यूनिट डिजिट 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर। लास्ट 2 डिजिट पूछे, 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर। लास्ट 3 डिजिट पूछे, 1000 से डिवाइड करके रिमाइंडर। अब जैसे इसी को दे देता 16 से और बोलता कि लास्ट 2 डिजिट, तो आप 100 से डिवाइड करते, और आपको पता है कि 100 से ये छोटा है, तो अब ये सी बात है 16 ही रिमाइंडर हो जाएगा। तो यही मेरा लास्ट 2 डिजिट है इस नंबर का, प्रैक्टिकली वेरीफाइड है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो ये नेट और गेट लेवल के क्वेश्चंस में, कॉन्सेप्ट में, हालांकि ऐसा नहीं कि अब आपको नहीं, यहां पे नहीं पूछ सकता होम एग्जाम्स में। लॉजिक समझ में आ गया? चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है? फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 81। लास्ट 2 डिजिट क्वेश्चन, नेट का क्वेश्चन है। आप देखिएगा 2011 या 12 का क्वेश्चन होगा, 12 या 11 के जून या दिसंबर का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, नेट का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, बट मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया ताकि इंटरेस्ट थोड़ा बना रहे आपका। तो ये क्वेश्चन नेट का है, लास्ट 2 डिजिट्स पूछ रहा है 7 के पावर 81। तो आपका आंसर क्या होगा? लॉजिक आपने समझा? अगर यूनिट डिजिट पूछता तो मॉडुलो 10 निकालते, लेकिन यहां पे पूछ रहा है लास्ट 2 डिजिट्स, तो क्या करेंगे हम? मॉडुलो 100 निकालेंगे। तो दैट मीन्स हमें सिंपली क्या निकालना है? 7 रेज़ की पावर 81 मॉडुलो 100, बस आपका ये निकालना है। जो आ जाएगा, इसका मतलब यही हुआ कि रिमाइंडर 7 के पावर 81 को 100 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं, कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में जब मुझे रिमाइंडर निकालना है, फिर से मैं जाऊंगा यहां मॉडुलो n, तो यहां समझ में आ गया कि n की वैल्यू तो मेरी 100 है। ठीक है, a मेरा ऑब्वियस ही बात है, a को मैं लूंगा 7, मैं लगाऊंगा आइलर्स थ्योरम। तो यहां पे, और ये भी मैं देख रहा हूं कि n और a का जीसीडी जो है मेरा 1 है। ठीक है, तो मतलब मैं लगा सकता हूं आइलर्स थ्योरम। तो चलिए आइलर्स थ्योरम लगाते हैं। तो आइलर थ्योरम जब लगाएंगे तो वहां से क्या आ रहा है समझिएगा।
सो देन बाय आइलर्स थ्योरम, देन बाय आइलर्स थ्योरम शॉर्ट में लिख दिया, क्या हो जाएगा, a रेज के पावर मतलब 7 के पावर 500, दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। ठीक, अब यहां से देखिए 100 अगर आपने लिया तो 500 की वैल्यू क्या आ रही है, 40। आपने इसको कैलकुलेट किया, देखिए ये पूरा क्वेश्चन वही है, ऊपर जो मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया था 500 की वैल्यू 40 होती है, तो यहां से मैं डायरेक्ट इतना तो लिख ही सकता हूं। सो दिस पावर 40 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या निकालना है, 7 रेज के पावर 81। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं 80 इसको लाने के लिए क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा। तो 740 इधर भी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू इधर भी स्क्वायर मॉडुलो 100। ठीक है, तो इधर हो जाएगा आपका 7 के पावर 80 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 100, मॉड है मॉडुलो 100। ठीक, इतना आ गया, लेकिन क्वेश्चन में मुझे 7 के पावर 81 चाहिए, तो मैं सब कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं फ्रेंड्स। ये तो मैं आपको बताया ही हूं, कई बार बता चुका कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है, ठीक है ना, तो a को इधर मैं जितनी बार चाहूं, मतलब a के पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b के पावर k मॉडुलो n। ये रिजल्ट होता है, ये तो आपको पता है, ये रिजल्ट मैंने यहां पे लगाया, ये भी रिजल्ट मैंने लगाया था, ये भी पढ़ा था हमने कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्वियस सी बात है, नॉन जीरो इंटीजर c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये सेम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन वैलिड होता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे 81 चाहिए, तो मैं दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं एक स्टेप कर देता हूँ, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस मॉडुलो 100। ठीक है, मॉडुलो 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 के पावर 81 एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉडुलो 100। तो हमने क्या किया, स्मार्टली देखिए आइलर थ्योरम का एप्लीकेशन यहां पे जबरदस्त फिर से हुआ, लगाया हमने। नेट का क्वेश्चन था, लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा था, कॉन्सेप्ट हमारा ये बेसिक होना चाहिए। यूनिट डिजिट पूछे तो मॉडुलो 10 निकालूंगा, मतलब रिमाइंडर निकालूंगा 10 से डिवाइड करने के बाद। अगर लास्ट 2 डिजिट पूछे तो मॉडुलो 100 निकालूंगा, लास्ट 3 पूछे मॉडुलो 1000 निकालूंगा, लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा था मॉडुलो 100 निकालना था। देखा सब कुछ, आइलर थ्योरम लगाया, मैं पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 7 के पावर 81 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 7 आएगा, यही आपका आंसर है। सो लास्ट 2 डिजिट इज, तो रिमाइंडर मैं देख रहा हूं कि लॉजिक तो यही था कि इसको 100 से डिवाइड करूंगा जो रिमाइंडर आए, रिमाइंडर मेरा 7 आ रहा है ना, लेकिन जब आपसे पूछे ना लास्ट 2 डिजिट तो इधर आप 0 बढ़ा दीजिए, 07 लिखिए या 7 लिखिए, सेम नंबर है, तो ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा 07। इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को ना, ये जो नंबर है ना, इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, उसका लास्ट 2 डिजिट जो आएगा ना वो 07 होगा। ये है आइलर थ्योरम का, ये नेट का क्वेश्चन था, तो आइलर थ्योरम का एप्लीकेशन एक जबरदस्त। ठीक है, तो होपफुली आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट, इसका जो एप्लीकेशन कैसे एग्जांपल एक नॉर्मल सा मैंने किया, और फिर इसका जो एप्लीकेशन हो सकता था बड़े लेवल के एग्जाम्स में, वो भी मैंने आपको बताया। आपके पास पहुंच पाया होगा, अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। दूसरी चीज, एज ए स्टूडेंट आप पूछें कि सर क्या इतने एग्जाम्पल सफिशियंट है। देखिए एग्जाम्पल्स एज ए टीचर भी मैं बोलूँ ना कि जितने आप करवा दीजिए ना उतने कम लगते हैं, एज ए स्टूडेंट भी सेम आपको लग रहा होगा। तो आपको करना क्या है, कोई भी बुक होगी, अगर एनईपी का आपका सिलेबस है तो एनईपी की कोई ना कोई बुक आपका प्रिस्क्राइब बुक होगा, वहां से जाएंगे आइलर थ्योरम पे, जहां स्टेटमेंट होगा उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, उनको बिना देखे आप सॉल्व करिए। जो प्यारे स्टूडेंट्स नेट या गेट की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस नेट के उठाइए, वहां से करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए लास्ट थ्योरम है विल्सन थ्योरम, उसके बाद कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशंस की बात करते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।